का अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के अंक में आपके लिए। हल्दी की सफल खेती, एक कृषक का अनुभव भाग 2। बूंद बूंद सिंचाई तकनीक पर संपूर्ण जानकारी। गेंदा की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। किसान भाइयों, कल के अंश में आपने देखा प्रगतिशील कृषक भरत खेत्रपाल द्वारा की गई हल्दी की खेती से प्राप्त लाभ के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि ये हल्दी की खेती में कौन कौन से वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से। जहाँ तक लगाने का वो है तो हमने इसको मई महीने में मतलब इसकी बोनी की है। और उससे पहले जैसे खेत तैयारी का जहाँ तक मुद्दा है तो सबसे पहले इस तरह की कंद वर्गीय फसलों की खेती के लिए हमें काफ़ी गहरी जुताई जो कि पुलाव वगैरह से होती है करनी पड़ती है। उसके बाद में रोटोवेटर वगैरह चला के मट्टी को भुरभुरा बनाने के बाद में इसको रीच मेकर से हम मांदा बनाते हैं। मांदा बनाने के बाद मांदा चिराई करके उसमें गोबर खाद जो कि लगभग प्रति एकड़ 4 ट्राली लगभग हमने इसमें उपयोग किया है। डालने के उपरांत इसके कंदों की बिजाई की गई थी। तो हम क्या करते हैं, मैं बेड बनाने के बाद में उसको पूरी तरह समतल करके रोटोवेटर चला के फिर उसमें गड्ढे करवाते हैं जो कि एक मांदे में जो कि मतलब मांदे से मांदा वो लगभग 4.5 फीट होती है। और पौधे से पौधे की दूरी हम इसमें 10 इंच मेंटेन करते हैं, 10 से 12 इंच। रोमा किस्म की हल्दी है, इसमें थोड़ा सा कलर वगैरह का भी वो अच्छा होता है, जिसमें कि लगभग प्रति एकड़ 7 कुंटल बीज की आवश्यकता पड़ती है हमको 1 एकड़ में लगाने के लिए। जब इसमें बोनी की गई है उस समय लगभग 2 बोरा DAP और 1.5 बोरा पोटास और समझ लीजिए जिंक और मैग्नीशियम वगैरह डाल करके, जिंक लगभग 10 किलो, मैग्नीशियम भी लगभग 10 किलो और बोरान 5 किलो। उसके अलावा हमने इसमें कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड का वो किया था ताकि किसी किस्म के कीड़े या डंक या दीमक वगैरह से इसको नुकसान न पहुँचे। उसको डालने के बाद में फिर मट्टी में उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में फिर मतलब बिजाई की गई इसमें। बिजाई करने के पूर्व कंदों को भी बाविस्टिन और M45 के घोल में डुबाकर इसकी बिजाई की गई है। और जर्मिनेशन समझ लो जून के पहले सप्ताह तक में, क्योंकि इसको जर्मिनेशन आने में लगभग 35 से 40 दिन का समय लग जाता है, तो जून के पहले सप्ताह तक में इसके अंकुरण बाहर आ पाते हैं। निंदाई गुड़ाई का हल्दी की खेती में बहुत ही गहरा महत्व है, क्योंकि उसी दौरान में समझ लीजिए गुड़ाई के बाद में इसमें मट्टी चढ़ाना होता है ताकि कंदों का विकास अच्छी प्रकार से हो और वो ढके हुए हों।
उसी दौरान में इसमें निंदाई वगैरह होती है, मेन निंदाई। और जो भी मांदों के बीच में यानी नाली वगैरह में जो भी खरपतवार वगैरह आते हैं तो उसकी हम गार्ड लगा करके ग्रोमोक्सोन दवा के छिड़काव से उसका निंदा नियंत्रण करते हैं। फिर जब ये पौधा लगभग अपने 80 से 90 दिन की अवस्था में होता है, उस समय बारिश भी अच्छी आने लगती है, तो ये पौधा अपने काफ़ी विकास में आ जाता है। उस समय फिर कचड़े वगैरह के निकलने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तब तक हमको उससे पहले ही मतलब मट्टी वगैरह चढ़ा के इसमें बाकी कार्यों को पूर्ण करना होता है। जैसा कि आपने देखा अभी हमारे यहाँ ये ड्रिप में लगा हुआ है, तो प्रथम खाद तो हमने जैसा आपको मैंने बताया था कि उसके माध्यम से दिया गया है। फिर यूरिया और पोटास जो लगभग इसके मतलब 50वें दिन के बाद से और 100 दिन के दौरान तक में हमने इसको दिया है। 3 दिन के आड़ में जो 2 किलो यूरिया और 1 किलो पोटास की मात्रा इसमें दी गई है। लगभग समझ लीजिए आप 20 से 22 बार हम इसको देते हैं उस तरह के उसमें। उसके बाद इसको खाद की आवश्यकता नहीं रह जाती। जहाँ तक जल प्रबंधन का वो है, तो हमें अपने खेतों को लगाने के समय ही ध्यान रखना पड़ता है कि खेत में जल भराव ना हो। ऐसी स्थिति में मतलब हमको थोड़ा सा एक तरफ ढाल बना के या दूसरी तरफ नाली, गहरी नाली की व्यवस्था करके हमने इसको लगाया था। और जहाँ तक सिंचाई व्यवस्था की बात है, चूँकि काफ़ी लंबे समय की फसल है ये, तो सिंचाई तो मट्टी की कंडीशन और उसको देखते हुए हमें लगातार इसकी करते रहनी पड़ती है। सामान्य औसत अपन अगर निकालेंगे तो 3 से 4 दिन में इसकी एक सिंचाई हम करते रहते हैं। और जब ठंड बारिश में तो आवश्यकता पड़ती नहीं है, लगभग कभी एक आध बार पड़ी तो पड़ी, नहीं तो नहीं पड़ती है। उसके बाद में बाकी समय में सामान्य रूप से इसकी सिंचाई मौसम को देखते हुए कि जब कभी बारिश हो या ठंड ज़्यादा हो तो 8 से 10 दिनों में, और ना हो तो 3 से 4 दिनों के दौरान में इसकी हल्की सिंचाई हम करते रहते हैं, ताकि ज़मीन में नमी बनी रहे और कंदों का फुटाव अच्छा हो। कीटनाशकों वगैरह का जहाँ तक प्रश्न है, इसमें कि इनके पत्ते एक बार निकलने के बाद मतलब दीमक वगैरह ना लगे, बस उसके अलावा हमको किसी चीज़ का ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हल्दी की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें किसी भी किस्म के दवा की बहुत ज़्यादा मौसम जब तक खराब ना हो जाए तब तक आवश्यकता नहीं पड़ती। कभी कभी मतलब ज़्यादा बारिश या उस वजह से कुछ फंगल होती है, लेकिन इस वर्ष हमारे यहाँ नहीं रहा है। जहाँ तक इसकी परिपक्वता का सवाल है, वो तो इसके पत्ते जब मैच्योर हो जाते हैं तो पीले पड़ के गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन चूंकि हमको बीज के लिए उस समय अगर हम इसका हल्दी प्रोसेस करना चाहें तो प्रोसेस करने के हिसाब से इसको खुदाई की जा सकती है। किसान भाई चाहेंगे तो इसको कर सकते हैं, मगर चूंकि मुझे इसका उपयोग बीज के हिसाब से करना था, इसको और आगे विकास करने के लिए, तो हमने इसका उस समय की खुदाई नहीं की है। अभी जैसा कि आपने देखा कि हमारे पत्ते पूरी तरह सूख करके ख़त्म हो चुके हैं, उसके बाद हमने इसकी खुदाई की है। और चूंकि उसके डॉर्मेंसी पीरियड का भी वो है, उसका भी ध्यान रखते हुए खुदाई करना आवश्यक है। और अभी अब चूंकि आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से फ्रेश कंदों का कोड़ाई भी हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये 30 से 40 ग्राम के कंद हैं, जो फिंगर्स हैं, और जो मेन कंद है मतलब जैसा कि आपने देख रहे हैं वो पीछे, वो 100 ग्राम तक के भी कंद हैं। उत्पादन के दृष्टिकोण से भी हमने काफ़ी अच्छा उत्पादन लिया है, जो कि अभी जैसे अभी ये पूरी खुदाई हो चुकी है और 1 एकड़ में लगभग लगा हुआ था। ये कुछ मात्रा में अभी तौल होना बाकी है, लेकिन फिर भी जो हमारा कैलकुलेशन है वो 100 से 110 कुंटल के आसपास का इसका हमें उत्पादन प्राप्त हुआ है। तो ये थी कुछ बेहद उपयोगी जानकारियां, और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्तान-ए-जुर्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति की ओर।
दिनों दिन भूमिगत जल स्तर में आ रही गिरावट के कारण आज सिंचाई जल की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। दूसरी तरफ कृषि में सिंचाई परंपरागत और गलत तरीके के कारण जल की अधिक बर्बादी होती है, जिस कारण पौधों को पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो पाता। अतः जरूरत इस बात की है कि सिंचाई के नए तरीकों को अमल में लाया जाए। इसमें टपक पद्धति एक बेहतर विकल्प है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इसको खेतों में कैसे प्रयोग किया जाए। शासन द्वारा इसकी खरीदी पर कितना अनुदान है? इन्हीं सब बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, हमारे राज्य में कम आसमान एवं अनियमित वर्षा के कारण भूमिगत जल का पुनर्भरण भूजल के दोहन के अनुपात में कम होने के कारण भूजल स्तर प्रति वर्ष घटता जा रहा है। इससे न केवल फसलों उत्पादन की लागत बढ़ती है, अपितु पानी की गुणवत्ता भी खराब होती है। अतः पैदावार बढ़ानी है तो समन्वित जल प्रबंधन, विशेषतः सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की महत्ता को आत्मसात करना होगा। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली या दाबित सिंचाई प्रणाली में मुख्यतः फव्वारा एवं ड्रिप विधि प्रदेश में व्यवहारिक और प्रचलन में है। इसी के अंतर्गत आज हम चर्चा करते हैं बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में। यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधों की आवश्यकता अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक बचत के साथ ही साथ मजदूरी की भी बचत होती है। न्यायोचित जल प्रबंधन से भूमि में वायु एवं जल का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। बूंद बूंद विधि रेतीली और खारी जमीन व खारा पानी के लिए भी अनुकूल है। आवश्यकता अनुसार उर्वरक व कीटनाशी रसायन भी पानी के साथ ही दिया जाना संभव है। जड़ क्षेत्र निरंतर तर रहने के कारण दीमक की संभावना कम हो जाती है और खरपतवारों को पनपने का मौका नहीं मिल पाता है। लवणीय तथा ऊंची नीची भूमि में बिना समतल किए समान मात्रा में सिंचाई संभव हो जाती है। इस विधि द्वारा सिंचाई करने से भूमिगत जल का स्तर नीचे रखकर भूमि को सेमी से बचाया जा सकता है। ड्रिप विधि बागवानी एवं सब्जी फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक है। कपास, गन्ना व कुमांड कुल की फसलों में भी यह विधि कामयाब साबित हुई है। ड्रिप विधि में पानी को जल स्रोत से उठाकर फिल्टर द्वारा छानकर HDPE या PVC पाइप द्वारा पहुंचाया जाता है। घुलनशील उर्वरकों तथा रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना हो तो पंप तथा फिल्टर के बीच में एक टैंक का प्रावधान रख देते हैं। बागवानी फसलों में पौधे की प्रत्येक पंक्ति के साथ एक शाखा लाइन तथा कम दूरी वाली फसलों में 2 पंक्तियों के मध्य एक शाखा लाइन बिछाई जाती है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं तथा जल मांग के आधार पर दिसंबर जनवरी में बूंद बूंद संयंत्र चलाने का समय आधा घंटे जबकि मई व जून में 3 घंटे रखना होता है। अब यदि इसकी देखरेख की बात करें तो सिंचाई के पानी में रेत, लवण व अन्य कचरे के कारण ड्रिपर के पानी बहाव में अवरोध पैदा हो जाता है। अतः संयंत्र का रखरखाव अच्छी तरह से करना चाहिए। उपयोगकर्ता को स्क्रीन, डिस्क फिल्टर व ड्रिपर की समय समय पर जांच करनी चाहिए और संभव हो तो प्रति सप्ताह फिल्टर की जाली को एक बार साफ करें। महीने में एक बार फ्लश वाल्व को खोलकर संयंत्र चलाना चाहिए ताकि जमा लवण बाहर निकल जाए। यदि सिंचाई के जल में लवणों की मात्रा अधिक हो तो 6 महीने में एक बार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का घोल संयंत्र में चलाकर लवण को निष्क्रिय करें। इस दौरान ड्रिप को पौधों से दूर रखना चाहिए। ड्रिप स्थापन करने के समय निर्माता या विक्रेता से विस्तृत सिंचाई शेड्यूल की मांग करना चाहिए। सिंचाई के पानी के साथ रासायनिक खाद एवं दवाइयों का प्रयोग करने के तुरंत बाद पाइपलाइनों को आवश्यक रूप से साफ करना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा इन सिंचाई विधियों को लोकप्रिय बनाकर सिंचाई की परंपरागत तकनीकों के स्थान पर सिंचाई जल की बचत के लिए
अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसकी समस्त जानकारी के लिए नज़दीकी कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपनाकर किसान भाई कृषि लागत को कम करने के साथ साथ फसलों उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं। आज के समय में जिस तरह प्रति व्यक्ति जोत का आकार घट रहा है, ऐसी स्थिति में एक व्यवसाय पर निर्भर रहकर किसान अपना विकास नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कृषि सह व्यवसायों को अपनाना जरूरी है और इसी के तहत मशरूम उत्पादन की बात करें तो कम जोत वाले किसानों के साथ साथ अन्य किसानों के अच्छे आमदनी हेतु ढिंगरी मशरूम या कहें आयस्टर मशरूम उत्पादन की तकनीक एकदम खरी साबित होती है, क्योंकि इसमें कम लागत में अच्छी आय ली जा सकती है। तो आइए जानते हैं आयस्टर मशरूम उत्पादन तकनीक के बारे में विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण तिवारी से। मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, मशरूम की खेती की बारे में जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले इस समय आपको खेती जो करनी है डिंगरी मशरूम की, डिंगरी मशरूम के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। डिंगरी मशरूम की खेती के लिए आप जो भी माध्यम लेंगे उसमें जो पशु आपका चारे के रूप में खाता है, जैसे गेहूं का भूसा, धान का पुआल, मक्के की कुट्टी, बाजरा, ये सारे जो माध्यम हैं, इस माध्यम में आप डिंगरी मशरूम की खेती कर सकते हैं। सबसे पहले इन माध्यमों को उपचरित करते हैं। उपचरित करने के लिए 100 लीटर पानी में 125 ml फार्मलिन और 7 ग्राम बावास्टीन डालते हैं। डालने के बाद इस माध्यम को उस पानी में डाल देते हैं। डालने के 10 से 12 घंटे के बाद निकालते हैं। निकालने के बाद फर्श पे या पॉलीथीन की चादर पे फैलाते हैं। उसके बाद जब 60% तक नमी रह जाती है तब जाके हम बिजाई करते हैं। इसकी मानक है, किसान भाइयों के पास कोई मीटर है नहीं, इसके लिए इसकी मानक है, जब भूसे को हम लेते हैं हाथ के हथेली से कस के मुट्ठी में दबाते हैं और दबाने के बाद हथेली पे अगर पानी न लगे तो समझते हैं कि इस भूसे में 60% तक नमी है। फिर हम बिजाई करते हैं। लगभग 2.5 से 3% के हिसाब से इस माध्यम में बिजाई करते हैं। पारदर्शी पॉलीथीन की थैलियों में भर देते हैं। थैलियों में भरने के बाद उस थैलियों में हम सुराख कर देते हैं। सुराख कर देते हैं एरेशन के लिए। जब उसमें सुराख हो जाए तब जाके हम बंद कमरे में उसको उल्टा करके रख देते हैं ताकि एक बेस आधार मिले। उल्टा करने के बाद देखते हैं 10 या 12 दिन के बाद बैग में पूर्ण रूप से सफ़ेदी आ जाती है। जब सफ़ेदी आ जाती है तो पॉलीथीन की थैलियों को हम ब्लेड से काट के हटा देते हैं। 2 या 3 दिन के बाद उसमें से पिन हेड्स आने लगते हैं। पॉलीथीन को काटने के बाद उसमें जो है हम साफ स्प्रेयर मशीन से स्प्रे करते रहते हैं, क्योंकि अगर हम स्प्रे मशीन से स्प्रे नहीं करेंगे और उसकी नमी को बना के नहीं रखेंगे तो उसमें से मशरूम नहीं निकलेगा। इसलिए अल्टरनेट जो है सुबह शाम हम उस बैग पर, कटी हुई बैग पर स्प्रे करते रहते हैं। स्प्रे करने के 3 या 4 दिन के बाद देखते हैं कि उस बैग से मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। निकलता है तो वो जो मशरूम है, उस मशरूम जो बहुत बड़ा हो जाए और किनारे से मुड़ने लगे तो ये मशरूम उपयुक्त होता है हार्वेस्ट करने के लिए। इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा टेक्निक की आवश्यकता नहीं है, हमें घुमा के ऐंठ के इसको तोड़ना चाहिए। बाकी जो मैच्योर हो उसको तोड़ना चाहिए, जो छोटा है उसको हम तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि अगले दिन फिर वही छोटा मशरूम बड़ा हो जाता है, फिर उसको हम हार्वेस्ट करते हैं। ये डिंगरी मशरूम की खेती लगभग 2 महीने की है। 2 महीने में आपके 1 किलो सूखे भूसे से 500 से 700 ग्राम मशरूम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस फ्रेश मशरूम को बेच नहीं पा रहे हैं तो सनलाइट में इसको ड्राई करके भी बेच सकते हैं। इस ड्राई करके बेचने से मेडिसिन कंपनी वाले इसको ले जाते हैं। इसका सूप बनता है, फेस वॉश बनता है, कई चीज़ें इसकी बनती हैं। आगे और भी बहुत सी रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। पहल हमारी,
इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में फूलों की खेती के अंतर्गत गेंदा की रोपाई की गई। उनकी फसल में फूल लग रहे होंगे। इस फसल से गुणवत्ता युक्त फूलों की अधिक उपज तभी संभव है जब आप गेंदे की फसल में इस अवस्था में किए जाने वाले समसामयिक कार्यों को अमल में लाएं। अतः किसान भाइयों, गेंदे की फसल में पुष्पन अवस्था में कौन कौन से कार्यों को करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं ग्राम नामली, जिला रतलाम के प्रगतिशील किसान बालकृष्ण सांबरिया। मैंने 1 बीघे में कलकत्ती फूल की लगा रखी है। पानी की कमी की वजह से पूर्णतः ड्रिप द्वारा लगा रखी है। वर्तमान स्थिति में 60 से 70 दिन की फसल हो चुकी है और मैंने इसमें 3 तुड़ाई ले चुका हूँ। हम इसमें सिंचाई प्रबंधन लगभग तीसरे से चौथे रोज करते हैं। वो जो ड्रिप की नलियाँ हैं उन पूरी तरह से मिट्टी से ढक दी है ताकि वो जो जैसे पानी की बूंदें जो गिरेगी डायरेक्ट वो नीचे जाएगी और उससे उसकी सिंचाई होगी। मतलब डायरेक्ट गर्मी उस पर नहीं पड़ेगी और जल्दी नहीं सूखेगा। इसके लिए हम 3 से 4 रोज के अंतराल में हम मतलब कि इसकी सिंचाई करते हैं। निदाई गुड़ाई तो जैसे ड्रिप लगा रखी है तो कुछ ज़्यादा मुख्यतः नहीं रहती खरपतवार, पर फिर भी जो इस नाली के अंतराल में कहीं कहीं पौधे खरपतवार उग जाती है वो हम समय समय पे निकलवा लेते हैं। पहले हमने इसमें 30 से 40 दिन की अवधि में इसमें हमने 12-32-16 मतलब कि 30 ग्राम पर पौधे के हिसाब से लगवा दिया था इसकी जड़ में। और वर्तमान में इसमें खाद की कोई ज़्यादा आवश्यकता रहती नहीं है। और अगर ऐसा लगता है अगर हमें कि मतलब पौधे की थोड़ी चाल कम है तो उसके लिए हम ऊपर से तरल खाद का भी हम इसमें स्प्रे करवा सकते हैं। जैसे कि 19-19 का स्प्रे करवा सकते हैं 50 से 60 ग्राम पर पंप के हिसाब से। एक 05234 करके आता है उसका स्प्रे करवा सकते हैं 50-60 ग्राम के हिसाब से और इसकी अत्यधिक पैदावार ले सकते हैं। वर्तमान स्थिति में तो इसमें थ्रिप्स करके एक बारीक जंतु रहते हैं। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए हम एसिटामाप्रिड का स्प्रे करते हैं 30 से 40 ग्राम पर पंप के हिसाब से हम उसका स्प्रे करते हैं और उसकी रोकथाम करते हैं। अब यदि गेंदे की फसल में होने वाले कीटों के प्रकोप की बात करें तो रेड स्पाइडर, जिसे लाल मकड़ी के नाम से जाना जाता है, यह कीट पौधों की पत्तियों से रस चूसता रहता है जिससे पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है और फसल कमजोर हो जाती है। इसके नियंत्रण हेतु मेलाथियोन 0.2% के घोल का छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। इसके अलावा इस फसल में कुछ इल्लियों का प्रकोप भी होता है जो पौधे की कोमल पत्तियों एवं टहनियों को खाकर नुकसान पहुँचाती है। तो इनके नियंत्रण के लिए सबसे पहले नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तब आप क्विनोलफॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। गेंदा की फसल में आने वाला प्रमुख रोग है चूर्णिल फफूंदी रोग। इस रोग के प्रकोप से पौधे की पत्तियों टहनियों पर सफेद चूर्ण दिखाई देने लगता है जिसके कारण पौधे अपना भोजन प्राप्त नहीं कर पाते हैं और फसल कमजोर हो जाती है। इस रोग के नियंत्रण हेतु घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस रोग का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपनी गेंदे की फसल का प्रबंधन करते हैं तो आपको आने वाले समय में अपने गेंदे की फसल से अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम माधवगढ़, जिला मुरैना के कृषक मनोज धाकड़ ने। इन्होंने दाने हेतु लगाई गई बरसीम की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहिए है। तो मनोज धाकड़ जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इस समय जो बरसीम है, आपकी बरसीम का बीज उत्पादन कैसे करें, इस पर हम चर्चा करेंगे। मार्च के प्रथम सप्ताह से इसकी जो कटाई बंद कर दें। जो भी कटाई कर ली है वो ठीक है, लेकिन कटाई बंद करने के बाद एक सिंचाई करें। उसमें सिंचाई के बाद में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें और उसके पश्चात उसको जो है फिर कटाई न करें, क्योंकि अगर हम इस समय क्यों तापक्रम बढ़ जाता है और कटाई करते हैं तो बढ़वार भी हमारी कम होती है। उसके बाद उसमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो भी खरपतवारों के बीज आपके जम के आते हैं, जो निकल के आते हैं, वैसे क्यों बार बार हम कटाई करते हैं तो इसमें खरपतवार ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हम खरपतवारों को नहीं निकालेंगे तो हमारी जो बीज की गुणवत्ता है वो प्रभावित होगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि बरसीम में कासनी भी जो हमारी जम आती है, तो जब हम देखते हैं जब फ्लावरिंग होती है, जब फूल आने को होता है बरसीम में, उस समय भी हमको ये देखना है कि बरसीम में कोई दूसरी प्रजाति का पौधा तो नहीं है, उस पर दूसरे तरह का फूल तो नहीं आ रहा है। दूसरा जो कासनी के पौधे हैं उन जो बढ़ जाते हैं उनमें भी बाली आ जाती है, बथुआ या अन्य कोई खरपतवार है, तो उसको भी निकाल के मतलब उसका बीज न बनने दें, बीज बनने से पहले उसको खेत से बाहर कर दें। और उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा जो है समान पौधे एक साथ कल के आएंगे और जो भी हमारी फसल है उसमें कोई अन्य प्रजाति का पौधा नहीं होगा, तो हमारा जो बीज उत्पादन है वो शुद्ध होगा। दूसरा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, क्योंकि हम देखते हैं कि अप्रैल के महीने में इसमें इल्ली भी काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, तो इल्ली से बचाव के लिए हम पहले ही जो है उसमें जो सुरक्षात्मक छिड़काव करें। और दूसरा इसमें जो उसमें टी आकार की खूंटियाँ भी लगा सकते हैं, जिससे कि उस पर जो है हमारे जो चिड़ियाँ बैठे और बैठ करके उनको नष्ट करें। फेरोमोन ट्रैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारे कीटनाशी रसायन है हम उनका भी इस्तेमाल जो है समय समय पर कर सकते हैं, जो उनकी निर्धारित मात्रा है। और प्रयास ये करें कि इसमें जो जैविक कीटनाशी है उसका प्रयोग करें। तो जैविक कीटनाशी में हमारा नीम का तेल है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 से 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर 500-600 लीटर पानी में मिला करके हम इसका प्रयोग करें, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं है। तो किसान भाई उसके बाद में इसकी जो कटाई करें, तो कटाई करते समय भी हमको सावधानी बरतना है कि जिस प्रजाति का हम बीज ले रहे हैं वहाँ पर दूसरी प्रजाति का बीज नहीं रखना चाहिए। और काट के बाद में जब खलिहान में हम रखते हैं तो वहाँ पर भी हमको ये देखना है कि, क्योंकि हम देखते हैं कि जब अप्रैल और मई में मौसम आए दिन खराब होता रहता है, आंधी भी आती है, तो उस समय भी हमको ये देखना है कि खलिहान में बीज में कोई किसी भी तरह की मिलावट न होने पाए। और उसके बाद थ्रेसिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज भी हम जो है 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हम ले सकते हैं। और आजकल मार्केट में बीज की जो कीमत है 150 से 200 रुपये प्रति किलोग्राम मिलती है, तो हमें आर्थिक रूप से भी ये हमारा जो है बरसीम जो है काफी लाभकारी सिद्ध हो सकती है। तो आप इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो लाभ मिलेगा। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेलाडिया की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या और उससे जुड़े सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।